Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको अभी आपकी सीनियर क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ही नहीं बल्कि आपको आपकी हायर क्लासेस लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, जो है लिटरेरी डिवाइसेस बिकॉज ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस मीन्स the words which are used in poetry, literary devices with the words which are used in literature। और बेसिकली ये होते क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस आर टेक्निक्स दैट राइटर यूज टू क्रिएट अ स्पेशल एंड पॉइंटेड इफेक्ट इन देयर राइटिंग, टू कन्वे इंफॉर्मेशन और टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड देयर राइटिंग ऑन अ डीपर लेवल। तो जब राइटर किस परसेप्शन से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कोई राइटिंग पीस लिख रहा है, उसको अपने रीडर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करने के लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करता है। सेम पोएटिक डिवाइसेस के साथ भी है कि पोएट्री डिवाइसेस और जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं वो कोई भी राइटिंग पीस को, किसी भी चीज को एम्फेसिस करने के लिए, उसकी क्लैरिटी करने के लिए लिखे जाते हैं, ताकि ऑथर्स या फिर पोएट्स जो है रीडर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके और अपने राइटिंग पीस को ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा इफेक्टिव बना सके। जैसे कि एक फीमेल अपने आप को अडोर करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत लगने के लिए ज्वेलरी का यूज करती है, तो उसी तरह ये जो पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ये राइटिंग पीस के किसी भी पोएट्री में उस ज्वेलरी का काम करते हैं। क्योंकि जब तक कोई कोई मोनोटोनस रीडिंग आप करते रहेंगे, कोई पोएट्री बड़ी मोनोटोनस है, तो आप उससे इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, रादर देन वो पोएट्री या कोई राइटिंग पीस जिसमें कि कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज होंगे जो कि इफेक्टिव होंगे, जो राइटिंग पीस को खूबसूरत बनाएंगे, उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलिए शुरू पहले जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। इनको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जिस समय आप किसी भी राइटिंग पीस को पढ़ रहे हैं या पोएट्री को पढ़ रहे हैं, तो आप उसके अंदर जो बेसिकली राइटर या पोएट आपको कन्वे करना चाहता है, उन चीजों को आप समझ सकें। बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि अगर आप उनका लिटरल मीनिंग, सिर्फ वर्ड मीनिंग, उनका लिटरल मीनिंग पर जाएंगे तो उस एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो देयर आर सो मेनी इंटरवोवन मीनिंग्स इन मेनी वर्ड्स इन मेनी पोएटिक एंड लिटरेचर वर्क, कि अगर आप उन लोगों, आपको इन लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस की नॉलेज नहीं होगी, तो आप उन मीनिंग्स को, उस परसेप्शन को समझ नहीं पाएंगे जो कि पोएट या ऑथर आपके पास पहुंचाना चाहता है। तो शुरू करते हैं। The first one is alliteration. Alliteration is a series of words or phrases that all or almost all start with the same sound. These sounds are typically consonants to give more stress to that syllable. आपने सुना होगा, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार के नाम से कहा जाता है कि जब भी कभी सेम साउंड से कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं, यूज हो रही है सेम साउंड किसी भी राइटिंग पीस में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएट्री के सेंटेंसेस, तो वहां पर वो एलिट्रेशन कहलाते हैं। उसी मेन सिलेबल पर, उसी पर एम्फेसाइज किया जाता है, उसी को स्ट्रेस किया जाता है, उसी की साउंड बार बार रिपीट होती है। एलिट्रेशन के देखिए, जेन ऑस्टन को हम मान सकते हैं कि बड़ा उनको प्यारा रहा होगा ये लिटरेरी डिवाइस, क्योंकि उन्होंने अपने नॉवेल्स के नाम में भी इवन एलिट्रेशन यूज किया है, लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। और जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो उसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, लाइक पीटर पाइपर द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। In this tongue twister, the P sound is repeated as the beginning of all major words. तो यहाँ it means P की साउंड जो है या alliteration का एक एग्जाम्पल है। इसको और डीपर मीनिंग में मैं आपको बताऊं, इसकी एक होता है कॉन्सोनेंट असोनेंस भी। यहाँ जो alliteration है, इट इज राइट इन द बिगिनिंग और सेम साउंड होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें थोड़ा और डीप जाकर, तो कॉन्सोनेंट में साउंड होती है सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सोनेंट की, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वर्ड्स के बिगिनिंग में ही हो, ठीक है, स्टार्ट में हो, ये जरूरी नहीं है। वो किसी भी शब्द के बीच में, एंड में, कहीं भी वो साउंड आ सकती है, लेकिन वो साउंड होनी चाहिए किसी कॉन्सोनेंट की। अब अगर ऑन द अदर हैंड वही साउंड किसी वॉल की है, किसी वॉल की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, अगेन जरूरी नहीं है एट द स्टार्ट ऑफ एनी वर्ड, वो बिगिनिंग में हो सकती है, वो एंडिंग में हो सकती है, वो मिडिल में होती है, बट जब वो वॉल की साउंड होगी देन इट विल बी कॉल्ड एज असोनेंस। 10th क्लास की पोएट्री में बहुत सी ऐसी पोएट्री है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, जहां पर आपको ये
कॉन्सोनेंट और असोनेंस मिल जाएंगे। टाइगर इन द जू में भी बहुत प्रोमिनेंट है कई साउंड्स जिनमें आपको असोनेंस और कॉन्सोनेंस मिलेंगे, वो अच्छे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज अल्यूजन। Allusion is when an author makes an indirect reference to a figure, place, event, or idea originating from outside the text. Many allusions make reference to previous works of literature or art. Allusion होता है कि जब आप कोई भी, जब एक ऑथर या पोएट अपनी राइटिंग पीस कर रहा है, उसमें वो अपनी राइटिंग के अलावा किसी और फिगर को, प्लेस को, किसी भी कैरेक्टर को का एग्जाम्पल देके वो अपने वर्क में किसी को शो करना चाहता है, प्रेजेंट कर रहा है। लाइक इसमें लिखा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, स्टॉप एक्टिंग सो स्मार्ट, इट्स नॉट लाइक यू आर आइंस्टाइन और समथिंग। तो यहाँ आइंस्टाइन से कंपैरिजन का, उसको एक तरीके से बताया जा रहा है कि तुम आइंस्टाइन नहीं हो। एल्यूजन यहाँ इस फेमस कैरेक्टर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर उसको कहा जा रहा है कि जो तुम इतना स्मार्ट और जीनियस बनने की कोशिश कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वाज अ फिजिसिस्ट, अ ग्रेट फिजिसिस्ट, तो वहां पर इनका एग्जाम्पल लिया गया है। इसका एक एग्जाम्पल आपको एमांडा पोएम में भी मिलेगा क्लास 10th की, जिसमें एमांडा अपने आप को रेपंजल कह रही है कि काश मैं रेपंजल होती तो मैं उस टावर में पीस एंड ट्रंक्विलिटी के साथ रहती, मैं किसी को अलाउ नहीं करती। तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अल्यूजन। नेक्स्ट इज मेटाफर सिमिली, बहुत कॉमन है, आप लोग इससे अच्छे से अवेयर भी होंगे। मेटाफर्स आर व्हेन आइडियाज, एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन नॉन लिटरल टर्म्स, मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है उससे हटकर वो प्रेजेंट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, इट्स व्हेन एन ऑथर और पोएट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, द टू थिंग्स बीइंग डिस्क्राइब्ड यूजुअली शेयर समथिंग इन कॉमन बट आर अनलाइक इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीजें बेसिकली डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके अंदर से कुछ, उनको कंपेयर करके उनके अंदर से जो सिमिलैरिटी है, जो कॉमन फैक्टर है, उसको निकाल के लाया जाता है। सेम काम सिमिली में होता है, यही काम सिमिली में हम करते हैं, बट वो बहुत इजी होती है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वहां हम एज और लाइक वर्ड का यूज कर लेते हैं वहां पर, तो उनको पहचाना बहुत आसान होता है। या कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं कि व्हाट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। और इस लाइन में रोमियो एंड जूलियट की है ये लाइन, तो यहाँ रोमियो जो है जूलियट को सन से कंपेयर कर रहा है, ऑल्दो शी कैन नॉट बी सन, लेकिन यहाँ पर वो सन वर्ड का यूज जूलियट से कंपेयर करने के लिए कर रहा है कि वो इतनी ब्राइट नजर आ रही थी, बट विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक। तो इट्स नॉट अ सिमली, इट्स अ मेटाफोर। अगर हम सिमली की बात करेंगे, शी इज एज विशियस एज अ लॉयन, तो यहाँ पर हमने शी का कंपैरिजन लॉयन से किया है, और यहाँ साथ में एज वर्ड यूज कर दिया, इट्स अ सिमली। द बैग वॉज एज लाइट एज अ फेदर, तो यहाँ हमने बैग की लाइट क्वालिटी का, क्योंकि फेदर फेदर लाइट है वेट में, तो वहां पर अगेन बैग कोई फेदर नहीं हो सकता, फेदर कोई बैग नहीं हो सकता, तो वहां पर हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी निकाल ली है, लाइकनेस निकाली है कि वो दोनों ही हल्के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा इज व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड at the beginning of multiple sentences throughout a piece of writing. It's used to emphasize the repeated phrase and evoke strong feelings in the audience. जब भी कोई शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड या कोई फ्रेज किसी भी पोएट्री में या किसी भी राइटिंग पीस में सेम वर्ड्स के साथ शुरू हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है किसी फ्रेज का, किन्हीं वर्ड्स का, तब वहां पर वो अनाफरा कहलाता है। इसका ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लास 10th की पोएम आइस से, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर सम से वर्ड, सेम वर्ड से इनका शुरुआत हो रहा है, फ्रेज से, दोनों ही लाइन का, तो यहाँ पर ये कि एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी ये एनाफोरा के जैसा ही होता है, लेकिन जहां एनाफोरा में बिगिनिंग होती है सेंटेंसेस की, सेम वर्ड या सेम फ्रेजेस थे, ये जब वही वर्ड्स और वही फ्रेज जब एंड ऑफ द स्टेटमेंट आते हैं, तब ये एपिस्ट्रोफी कहलाते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू वर्क इन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। इसका एक एग्जांपल है, एक बहुत फेमस स्पीच है लिंडन बी जॉनसन की, द अमेरिकन प्रॉमिस। उसमें he repeats the word problem in a use of apostrophe, like there is no negro problem, there is no southern problem, there is no northern problem, there is only an American problem. तो ये problem word same word repeat किया, but at the end of each sentence. So here it is an example of apostrophe. Next is colloquialism. इसमें
इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लाइक जो स्लैंग्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में आप देखोगे स्लैंग्स होते हैं। तो जब हम स्लैंग्स और उन इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने राइटिंग पीस में या पोएट्री में, तब वहां पर क्या होता है कि ऑथर का जो मेन मोटिव होता है रियलिज्म को लेकर आना होता है, कि वो अपने कैरेक्टर्स या उनके डायलॉग्स में रियलिज्म को लेकर आए। क्योंकि स्लैंग्स क्या है, आम रूटीन पर हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं आमतौर पर, तो जब वो अपने राइटिंग पीस में इसको लेकर आता है तो इसका मतलब वो उसको रियलिटी से जोड़ना चाहता है। कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं जैसे एंड, गोना, ये शब्द जो है जब भी कभी कोई ऑथर यूज करेगा, पोएट यूज करेगा, देन एट दिस टाइम इट विल बी कॉल्ड कोलोक्वलिज्म। एग्जांपल है, हे व्हाट्सअप मैन, अब व्हाट्सअप। दिस पीस ऑफ डायलॉग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोक्वलिज्म since it uses common everyday words and phrases, namely WhatsApp and man. अब man, हम man word जनरली यूज करते हैं, और भाई क्या हाल है, तो भाई अगर हम हिंदी में कह रहे हैं, इट्स नॉट इट्स अ स्लैंग। तो नेक्स्ट इज आपका ओनोमोटोपिया। ये बहुत ही इजी है आइडेंटिफाई करना कि जब भी हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड किसी भी चीज की साउंड को रिजेंबल जो करता है, जो कि एक्चुअली रिजेंबल्स और इमिटेट्स द साउंड इट स्टैंड्स फॉर। और ज्यादातर ये ड्रामेटिक, रियलिस्टिक और पोएटिक इफेक्ट यूज होता है, लाइक बज, बूम, चर्प। आपको इसके अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे टाइगर इन द जू में क्लास 10th की, क्लास 11th में लेबनम टॉप पे चिरपिंग वर्ड उसने यूज किया है पोएट ने बड़ा प्रोमिनेंटली वहां पर। तो जब भी किसी चीज की साउंड के लिए कोई वर्ड यूज किया जाएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कराए करे जाएंगे, एट दैट टाइम द लिटरेरी डिवाइसेस विल बी ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट इज एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है कि व्हेन एन ऑथर इंसर्ट्स अ फेमस कोटेशन, पोम, सॉन्ग और अदर शॉर्ट पैसेज और टेक्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ लार्जर टेक्स्ट। जब कोई बुक लिखी जा रही है, कोई नॉवल लिखा जा रहा है, कोई ड्रामा लिखा जा रहा है, तो उससे पहले जो ऑथर है वो कुछ फेमस, वो अपने अपने राइटिंग वर्क को शुरू करने से पहले किसी चीज का एग्जाम्पल देना चाहता है, तो वो किसी और ऑथर की फेमस कोटेशन या पोएम को उसमें पहले इंसर्ट कर देता है, उसकी बिगनिंग करता है। जैसे कि किसी बुक या किसी चैप्टर से शुरुआत हो उससे पहले। एन एपिग्राफ इज यू टिपिकली रिटन बाय डिफरेंट राइटर विद क्रेडिट गिवन। जिस भी राइटर का वो पीस लिया जाता है उसको क्रेडिट दिया जाता है कि दैट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सो एंड सो राइटर एंड यूज्ड एज अ वे टू इंट्रोड्यूस ओवरआर्चिंग थीम्स और मैसेजेस इन द पोएम। जो भी बेसिकली पोएट का थीम रहा है ड्रामा, नॉवल या चैप्टर लिखने में, बुक लिखने में, उसको ज्यादा मोर क्लियर करने के लिए वो चीज वहां पर लिखी जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बुक है द सन ऑल्सो राइजेस। इट इज एन एपिग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ कोटेशन फ्रॉम पोएट Gertrude Stein which reads, you all are a lost generation, and a passage from Bible। उसमें एक बाइबल का पैसेज भी है और ये सेंटेंस उन्होंने Gertrude Stein की पोएट से लिया है, तो वहां पर उन्होंने इसको ड्यू क्रेडिट भी दिया है उनका। और कुछ लिटरेचर वर्क भी होते हैं, जैसे आप हर्मन मेलविज का 1851 में लिखा हुआ नॉवल पढ़ेंगे मॉब डिक, उसमें भी मल्टीपल एपिग्राफ है थ्रू आउट द नॉवल। नेक्स्ट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले हिंदी में इसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। मीन्स जब भी किसी चीज को एक्सेजरेट करके कहा जाता है, बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, तब वहां पर हाइपरबोले होता है। इट इज ऑफन यूज फॉर कॉमेडिक इफेक्ट और एम्फेसिस, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए या कॉमिक थोड़ा सा फन डालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लाइक आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं हॉर्स खा जाऊं, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू ईट अ हॉर्स, है ना। तो स्पीकर का है लिटरल मीनिंग नहीं है कि वो पूरा हॉर्स खा जाएगा, बट वो ये बताना चाहता है कि ही इज सो मच हंग्री। और आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा वॉइस ऑफ रेन में भी, क्लास 11th की पोएम जो है जिसमें बॉटमलेस सी की बात की गई है, तो वहां पर उसको हाइपरबोले की तरह यूज किया गया। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है रेपिटेशन, तो व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिटन मल्टीपल टाइम्स in a literal piece or in a poetry, or usually its purpose of to emphasize those things। तो उसको कई बार पोएट्री में जब यूज होता है तो रिदम के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि राइम स्कीम जरूरी होती है। कई बार पोएट्री जो लिखते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ब्लैंक वर्ड्स होते हैं, वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन मोस्टली पोएट्री में जब रिदम की बात होती है तो वहां पर रेपिटेशन यूज किया जाता है। लाइक लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, ओ वोफुल, ओ वोफुल, ओ वोफुल, वोफुल डे।
तो यहाँ पर इन स्नो का वुफुल वर्ड का बार बार यूज किया है। आप द बॉल वर्ड, बॉल पोएम जो है क्लास 10th की अमांडा पोएम है, उनमें ये आपको कॉमन मिल जाएगा कि इसका यूज रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस का यूज वहां पर बड़े अच्छे से किया गया है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी होती है बेटा कि जब ऑथर जो है एक सीन, थिंग और आइडिया को इस तरीके से हमारे सामने डिपिक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है कि वो हमारी सेंसेस को अटैक करता है सीधा। मीन्स हमारे सामने वो एक सीन क्रिएट कर देता है कि हम उन चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। This device is often used to help the reader clearly visualize parts of the story by creating a strong mental picture. पोएट्री में इसका बहुत प्रोमिनेंट इमेजरी का यूज मिलेगा, क्योंकि हम अपने आप को कनेक्ट तभी कर पाते हैं जब एक विजुअल सीन हमारे सामने क्रिएट किया जाता है पोएट द्वारा। और इसका इमेजरी का एक एग्जांपल आपका डस्ट ऑफ स्नो में, फोटोग्राफ में किस तरीके से उस फोटोग्राफ को इलैबोरेट करके बताया गया सीन को, क्लास 11th की पोएम में वहां मिलेगा आपको। डस्ट ऑफ स्नो में मिलेगा कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक एक विंटर सीन क्रिएट किया है कि एक हेमलॉक ट्री है, क्रो है। तो वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है आई wandered lonely as a cloud. इसमें all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पर एक क्रिएट किया है कि वहाँ डैफोडिल्स है, एक लेक का सीन है, वहां पर ट्रीज हैं बहुत सारे, बहुत भीड़ है वहां पर। तो यहाँ पर एक इमेजिन, हमारी इमेजिनेशन को एक तरीके से स्ट्राइक किया है राइटर ने। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी को हम व्यंग कहते हैं हिंदी में। आयरनी इज व्हेन अ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अपोजिट मीनिंग देन द वन लिटरली एक्सप्रेस्ड बाय इट। जो बात डायरेक्टली कही गई है वो मतलब नहीं होता, इनडायरेक्टली किसी और चीज को व्यंग के तौर पर, कमेंट के तौर पर वहां कहा जाता है। तीन तरीके की आयरनी होती है, एक होती है वर्बल आयरनी, दूसरी होती है सिचुएशनल आयरनी, एंड द थर्ड वन इज ड्रामेटिक आयरनी। जो वर्बल आयरनी होती है, ये जो यू कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय, जब हम किसी को सार्कास्म, सार्कास्टिकली कोई बात कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं लेकिन उसका मीनिंग अपोजिट होता है, तब वहां पर वो वर्बल आयरनी होती है। They're looking at her son's messy room, mom says, एक माँ ने अपने बेटे के बड़े मैसी रूम को देखते हुए कहा, ओह वाओ, यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस, कि तुम इस कमरे के लिए क्लीनलीनेस का अवार्ड जीत सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड द रूम वाज क्वाइट मैसी। सिचुएशनल आयरनी होती है कि जब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसा कि रीडर ने एक्सपेक्ट किया हो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेटर टू गॉड में है, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में, कि किस तरीके से लैंचो जो है उन्हीं लोगों को, पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज को अ बंच ऑफ क्रू कहता है जिन्होंने उसकी हेल्प करी द गॉड के नाम पर। तो रादर देन थैंकिंग देम अप, वो उनको अ बंच ऑफ क्रू कहकर वहां पर संबोधित करता है। ड्रामेटिक आयरनी होती है जब ऑडियंस इज अवेयर ऑफ द ट्रू इंटेंशंस और आउटकम्स व्हाइल द कैरेक्टर्स आर नॉट, कि हमारे सामने ये क्रिएट किया जाता है, हमें तो पता, क्योंकि हम पूरा प्ले देख रहे हैं, हम ड्रामा देख रहे हैं, मूवीज में भी ऐसा होता है, हमें पता है। आजकल के सीरियल्स तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, ये जो टीवी पर आते हैं, ये सागास जो चल रही हैं, डेली सोप्स, उनमें क्या होता है, हमें तो ट्रू इंटेंशन और आउटकम्स पता होते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है कोई भी बात कहने या कोई भी एक्शन करने के पीछे, लेकिन वहां जो कैरेक्टर्स, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर्स, उनको नहीं पता होता। तो एज अ रिजल्ट सर्टेन एक्शंस or events take on different meanings for the audience than they do for the characters involved, यानी कि ऑडियंस को पता है क्या मतलब है, लेकिन कैरेक्टर से बिल्कुल उसका अपोजिट जाता है। विलियम शेक्सपियर का जो एग्जाम्पल है रोमियो जूलियट में, जिसमें रोमियो कमिट सुसाइड इन ऑर्डर टू बी विद जूलियट, however the audience, unlike poor Romeo, knows that Juliet is not actually dead, just asleep. यहाँ पर रोमियो सुसाइड कर लेता है ये सोचकर कि मरने के बाद वो जूलियट से रीयूनाइट कर पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जूलियट सो रही है। ऑन द अदर हैंड द ऑडियंस इज अवेयर ऑफ दैट, कि ऑडियंस की जूलियट इज स्लीपिंग। इसका एग्जांपल ब्रूटस का जो जूलियस सीजर जो प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें भी सेम एग्जांपल है कि बार बार वो ब्रूटस का नाम लेता है, और हालांकि ही वाज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। तो दिस इज फॉर ऑल टुडे। बाकी के लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आऊंगी आपके पास।
But before leaving, I would request you to subscribe my channel and like my videos and share it as much as you can. Thank you very much for watching my videos.